तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अहमदाबाद की मील हड़ताल 1918 में। तो दोस्तों 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ वो समाप्त हो चुका था और इस समय महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी। अहमदाबाद में क्या हुआ कि इसी समय प्लेग बहुत तेज़ी से फैल गया था। प्लेग ऐसा बीमारी है जो जिस प्रकार से कुत्ता का मांस सड़ सड़ के गिरता, उसी प्रकार से किसी इंसान का यदि प्लेग नामक बीमारी हो जाती थी तो वो उनका मांस सड़ सड़ के गिरता था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल। आइए, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग जो था वो 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ, जो एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किए। अब दोस्तों यहाँ समझिएगा कि कैसे हस्तक्षेप हुआ। तो जब प्लेग जैसी बीमारी फैला था अहमदाबाद में, तो प्लेग जब बीमारी फैला था तो लोग वहाँ से मजदूर जो थे वो फैक्ट्री में जो काम करने वाला जो वर्कर थे वो चले गए कहाँ, अपने अपने गाँव। तो अपने अपने जब गाँव चले गए तो जब वो प्लेग कंट्रोल हो गया, प्लेग जैसी बीमारी जब नियंत्रण में आ गया, तो गांव से लेकर के वो मज़दूर को लाए थे या मज़दूर के बोले कि आप आइए, आपका जो सैलरी जो मिलता है वो सैलरी तो मिलेगा ही, हम आपको 50% बोनस के रूप में देंगे। तो मज़दूर क्या हो गया, गदगद हो गया, क्योंकि मज़दूरों के पास जो रहता है हैंड टू वर्क यानी हैंड टू माउथ रहता है, यानी कि जितना कमाएगा उतना खाएगा। ये उसके पास एक्स्ट्रा कोई पैसा जमा करने की कोई इतना रहता नहीं। 2 महीने बैठ जाएगा ना तो देखिए क्या स्थिति आ जाता, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से था, मजदूर चला गया और जाने के बाद काम किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जानते क्या हो गया कि मिल मालिक जो थे उन्होंने बोल दिए कि हम 50% बोनस कैसा, 50% बोनस कैसा, हम बोनस नहीं देंगे। इससे क्या हो गया कि मजदूर भड़क गया। अब मजदूर भड़क जाने के कारण मजदूरों ने क्या किया कि गांधी जी को फिर बुलाए कि आइए और फिर आप पे ये अहमदाबाद मिल मजदूर जो मिल मालिक है वो हमें 50% बोनस देने की बात किया था और वो नहीं दे रहा। तो मिल मजदूर जो थे उन्होंने बोले गांधी जी के कि हमें 50% बोनस दिलवा दीजिए। तो उस समय गांधी जी ने क्या बोले थे कि 50% तो आपको बोनस नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको हम 35% बोनस आपको दिला सकते हैं। तो आगे आप पढ़िए। और गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि का समर्थन करे और उन्हें हड़ताल पर जाने का सुझाव दिया। समझ गए? चलिए आगे आइए। मजदूरों की हड़ताल जारी रखने को कहा और उन्होंने अनशन किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। कौन सा आंदोलन? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 21 दिन की हड़ताल के बाद आखिर में मिल मालिकों ने मजदूरी 30% बढ़ानी स्वीकार कर ली। अंतिम में क्या हुआ कि मिल मालिक ने मान लिए कि भाई 35% हमें मजदूरी बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए आगे। इस संघर्ष में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी का मुख्य सहयोगी रही, जबकि इनका भाई जो कि गांधी जी का दोस्त भी था, जो मुख्य विरोधी रहा था। तो दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूरन आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों हुआ था वो 1918 में हुआ था। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण सरकार द्वारा लगान में छूट ना दिए जाने की वजह से सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया। समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, शुरू से समझिएगा। देखिए गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो जाने के कारण, खेड़ा जिले के जो किसान थे उनका फसल कैसा हो गया, चौपट हो जाए यानी कि बर्बाद हो जाने के कारण, समझ गए, सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं दिया। अब भाई किसी का फसल बर्बाद हो जाएगा, अच्छा वो फसल से वो अपना लगान देता था और टैक्स देता था, कर देता था सरकार को,
अगर वही उसका बर्बाद हो गया तो बताइए उसका लगान कहाँ से वो चुका पाएगा, नहीं ना चुका पाएगा। तो सरकार को तो छूट देना चाहिए, लगान नहीं लेना चाहिए, टैक्स नहीं लेना चाहिए, समझ गए। तो जानते हैं सरकार ने क्या किया कि लगान में छूट नहीं दिए जाने की वजह से किसानों लोग क्या कर दिए, सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया गया। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किए कि सरकार के साथ नहीं दिए, सरकार के विरुद्ध हो गए और साथ किनको दिए, किसानों के साथ दिए। और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलता दोस्तों, यह होना चाहिए, जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दे, वे लगान देना क्या कर दे, बंद कर दे। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। जब भाई फसल बर्बाद हो गया है तो आपको लगान कैसे कोई किसान दे सकता है कि नहीं, एकदम नहीं दे सकता है। अब आप ऊपर से खाने का है नहीं, अब ऊपर से लगान लीजिएगा तो कहाँ से हो पाएगा, लोग आपके विरोध हो जाएंगे। गांधी जी ने किसानों के साथ दिया और सरकार के विरोध किया, बहुत अच्छा काम किए थे गांधी जी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और परिणाम स्वरूप सरकार ने यह आदेश दिया, क्या आदेश दिया भाई, जरा देखते हैं सरकार के भी जरा क्या आदेश, यह आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। ये ठीक है भाई, सरकार ने यह आदेश दिया कि भाई लगान आप उन्हीं किसानों से वसूली कीजिए जिनका रियल में क्या हुआ है, जो रियल में वास्तव में इसका भुगतान कर सकता है। अब जिसका खेत बर्बाद हो गया वो कहाँ से आपको लगान देगा, आप उनसे लीजिए जो लगान देने लायक है, जो लगान चुकाने लायक है। अब जो बेचारा चुकाने लायक है ही नहीं, देने लायक है ही नहीं, आप उनसे लगान मांगिएगा तो कहाँ कोई आपको देगा, आपको फिर विरोध हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और इसी संघर्ष के दौरान सरदार पटेल उन सभी नौजवानों में से एक थे जो कि गांधी जी के अनुयायी थे और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को गांधी जी ने क्या करवा दिए, माफ़ करवा दिए। तो गांधी जी का ये खेड़ा सत्याग्रह भी क्या रहा, सफल रहा, जिसमें क्या हो गए, गांधी जी के साथ किसानों हो गए। कि अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून वो कब हुआ था, तो 1919 में, 19 मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। रॉलेट एक्ट कानून सरकार के द्वारा कब पास किया गया था, तो 19 मार्च 1919 में सरकार ने रॉलेट एक्ट क्या किया, पास किया, जो भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट ने लाया। क्या लाया भाई, एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था दोस्तों जो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, समझ गए। यदि पुलिस को शक हो गया कि ससुरा तुम लगता है कि सरकार के विरुद्ध हो, दो ससुरा गिरफ्तार कर लो एकरा, वो गिरफ्तार कर सकता है, यानी शक के आधार पर। बताइए दोस्तों, हम लोग तो ये बचपन में ऐसे शक करते हैं, अच्छा तू बाबू तू तो लगे थे ओकरा से फसल है, तो हम लोग इस प्रकार से शक करते थे। और यहाँ देखिए शक के आधार पर क्या कर दे रहा है, किसी को गिरफ्तार कर दे रहा है। बताइए, हम लोग शक के आधार पर सही से बढ़िया से संदेह नहीं कर पाते थे, जान नहीं पाते थे, यहाँ गिरफ्तार हो जा रहा। और मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में हो तथा उसमें अपील का अधिकार ना दिया जाए। बताइए, ये ससुरन अंग्रेज हमारे देश में क्या क्या नहीं किया, ऐसा कानून ला दिया था कि ना पढ़े लिखे लोग, एक सबसे बड़ी बात था कि एजुकेशन था ही नहीं उस टाइम, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये अपन अलगे कानून एक से एक ला रहा था खतरनाक, जिकरा में लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कह रहा भाई मुकदमा के लिए सुनवाई विशेष अदालत में हो और तथा उसमें अपील का अधिकार ना दिया जाए। ऐसे ससुराल लेके जाएगा जगरा पकड़ करके और उस अदालत करेगा, वो बोलवे नहीं करेगा कि हम गलती किए कि नहीं किए हैं, तो नहीं अपने से बोल करके जेल में ढुका देगा, फांसी चढ़ा देगा, तो कौन मतलब बना, कोई मतलब बना नहीं बना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अधिकार ना दिया जाए और उसमें अपील करने का अधिकार ना दिया जाए, जो
जो इस प्रकार रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। जो इस प्रकार रॉलेट एक्ट कैसा कानून है? ये एक काला कानून था जिसकी घोषणा की थी। घोषणा तो किए थे, ये महात्मा गांधी ने बोले थे कि ये एक काला कानून है और इसमें क्या है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। समझ गए? कोई अपील, आपको अपील करने से कुछ नहीं होगा, कोई अपील नहीं कीजिएगा, आप अपील नहीं कर सकते हैं, कोई आप दलील नहीं रख सकते हैं और कोई आप वकील नहीं रख सकते हैं, आप कोई दलील नहीं कर सकते हैं, आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए, सरकार ने व्यापक विरोध के बावजूद भी 21 मार्च 1919 को इसे कानूनी रूप दे दिया और 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो, ये आंदोलन हो जाना चाहिए दोस्तों, इसको मत कर लीजिए या हम इसको काट के लिख दे रहे हैं, कर मत दो आंदोलन किया। जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। इसलिए दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई और पुनः 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया, जो पूरे देश में हड़ताल हो गई। अब ऐसा कानून रहेगा तो बताइए हड़ताल होगा कि नहीं होगा? एकदम पूरा हड़ताल होगा। अगर लोगों के पास हथियार नहीं है तो सारा घुरान कबाड़ के मारेगा, है कि नहीं? अब ऐसा पिट मारना ही चाहिए अंग्रेज के, अलगे का से कानून लाता है। समझ गए? 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को क्या कर लिए? 6 अप्रैल को पूरे देश में फैल गया, समझ गए, और 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था, जहां पंजाब में गवर्नर माइकल ओडायर ने शांतिपूर्ण जुलूसों पर भारी अत्याचार किया। शांतिपूर्ण जुलूसों पर क्या किया? ये भारी अत्याचार, यानी शांतिपूर्ण इन्होंने जुलूस निकाले थे और उनको ऊपर ये अत्याचार कर रहे थे, जिसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था? माइकल ओ डायर। इसी के बीच के दौरान होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में रॉलेट सत्याग्रह का संपूर्ण देश में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जो देश भर में जन आंदोलन चल रहा था, इस समय गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहाँ की जनता में आक्रोश फैल गया। वहाँ की जनता में क्या हो गया? आक्रोश फैल गया। अब बताइए, आक्रोश फैलेगा ही। इस समय गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं को क्या किया गया? सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए, लगे होने के कारण भाई गांधी जी के बढ़िया जो नेता थे उनको पंजाब में प्रवेश होने ही नहीं दे रहा, और ये अपना कानून लगा करके और ये एक से एक अत्याचार कर रहा था, अजब से अजब अत्याचार कर रहा था। तो बताइए, तो आंदोलन गजब से गजब होना चाहिए कि नहीं? एकदम जबरदस्त होना चाहिए। चलिए, आक्रोश, जनता में आक्रोश फैल गया और यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। बताइए, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण की ये पगलवा डिप्टी कमिश्नर ये क्या कर लिए? कभी मन करते हैं लोग गिरियावे के। अब बताइए, अब ऐसा देश के बारे में आ जाएगा तो कौन न गिरियावेगा? अब आप ही बताइए, आपको भी माने करता होगा कि हम जरा सुनाइए देते हैं, सुना दीजिएगा बाद में, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। जनता ने क्या किया? शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन रोकने में सफल ना होने के कारण बढ़ रही भीड़ दोस्तों छूट गया। बढ़ रही भीड़ पर गोली चला दी।
बताइए ये ऐसा ऐसा कांड करेगा तो केकरा गुस्सा नहीं होगा। भाई शांति पूर्व जुलूस निकाला, तुम अत्याचार करेगा तो ये अपना तो न्याय मांगेगा ही। अब तुम लोग भाई कोई जुलूस निकाला और तुम उस पर हमला कर दिया, समझ गए, एकदम गोलियों को बरसात कर दिया। अब आगे पढ़िए क्या होता है। गोली चलवा दिया जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोग मारे गए, जो लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ गया। भाई लोग मरेगा तो गुस्सा और बढ़ेगा ही। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है। जो कई इमारतों को जला दिया तथा अमृतसर इस घटना से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर को सौंप दिया। इसने 12 अप्रैल को कुछ 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारी कार्रवाई की। कुछ गिरफ्तारी कार्रवाई की 12 अप्रैल को, यानी कुछ को गिरफ्तार किया, समझ गए। अब अगले दिन 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, अगले ही दिन गिरफ्तारी कार्रवाई यहाँ पास हुआ था दोस्तों की, यानी कि 144 धारा लगा दिया था। यानी एक जगह 4 आदमी से बेसी होकर के वो बात नहीं कर सकते हैं, एकजुट संगठन नहीं बना सकते। 5 आदमी बात कीजिएगा एक होकर के, या 10 आदमी की नहीं, अंग्रेज ऐसे कर रहा है। भाई हम लोग अपने देश में रह रहे हैं और हम ही को स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो रहा है और हम ही देश से सारा लूट के लेके जा रहे हैं। अगर हम लोग अपने में एक ग्रुप बना करके बात करते हैं और अंग्रेज के विरुद्ध एक योजना का प्लान बनाते हैं, तो इन लोग ऐसे नहीं, इन लोग ऐसा कानून ला दिया कि भाई कि साक्ष्याधार पर, और दूसरी बात है कि 144 धारा लगा दिया कि 4 आदमी से बेसी एक जगह नहीं रह सकते। तो बताइए ऐसे करेगा तो लोगों के अंदर बताइए गुस्सा भड़केगा कि नहीं, भाई गुस्सा पनपेगा कि नहीं, एकदम पूरा ज़बरदस्त, समझ गए। अगले दिन 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन शाम के करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें करीब 20,000 लोगों ने हिस्सेदारी की, जो शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे? संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय यानी गवर्नर कौन था? जेम्स फोर्ड। भारत का वायसराय के क्या नाम था? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड। अब हम लोग चलते हैं आगे। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। जलियांवाला बाग यानी वहाँ पास भेजा। ऐसे में डायर ने फौज बाग को घेर लिया। फौज बाग को क्या किया? घेर लिया और 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटने का आदेश देकर फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बोला कि भाई 3 मिनट के अंदर आप यहाँ से हट जाइए। और जानते 3 मिनट के अंदर बताइए 20,000 लोग कैसे निकलेंगे? ये पगलवा के दिमाग नहीं है जनरल आर डायर को इसको। और दूसरी बात है कि गली भी था पतला, उसे एक आदमी निकलेगा नहीं, एक आदमी ही निकल सकता है। बताइए कैसे निकलेगा? ससुरा तो हर पूरा खानदान जो है, कौन है? आर डायर 3 मिनट में ना निकलेगा गलिया से, और तुम पगलवा कह रहा है कि 20,000 आदमी की निकालो। भाई तुम ही लोग सोचो कि कौन हिसाब से बोलता। और जैसे ये भीड़ मतलब कि हटाने की बात की, आदेश दिया और तुरंत किया, अपने फौज को बोला कि भीड़ पर गोली चलाने का भी आदेश दे दिया। समझ गए? यानी कि ससुरा मारना चाहता था, समझ गए। और निहत्थे लोगों पर इन्होंने क्या कर दिए? गोली बरसा दिए। वे तब तक गोली बरसाते रह गए। कब तक? वो तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि गोलियां खत्म ना हो गई। हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अनेक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के बाद संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए थे।
जबकि अंग्रेज ससुरा बोलता है, क्या बोलता है कि आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी। हाँ, कहेगा काहे नहीं, सब तोहरे आदमिया था तो कहेगा नहीं कि हम हज़ारों से बेसी लोग मर गए थे। और कह रहे बहुत सारे ऐसे लोग थी, वहाँ पर से गोल कुआं था, उसी में लोग कूद करके जान दे दिया। और ये चुट्टा कहता है कि 379 मरा था। झूठ इतना बोलता है। मेन बात है कि इन लोगों के डीएनए के अंदर ना झूठ की पैदाश होता है, इसी के अंतर्गत ये बोलता है कितना, तो 379 थी। आगे, लेकिन वास्तव में इससे कई ज़्यादा लोग मारे गए। इससे कई ज़्यादा लोग क्या हो गए, मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। पूरे भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिला था, वो क्या कर दिए, वो लौटा दिए। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ये ऐसा स्थिति को देखकर इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी है। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये हो गया खिलाफत, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1919 में। तो हम लोग देखेंगे कि विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक, तुर्की का सुल्तान, पूरे इस्लामी जगह होना चाहिए, पूरे इस्लामी जगह का खलीफा था। पूरे इस्लामी जगह खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था, तुर्की की पराजय हुई और ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया था। प्रथम इस विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। भाई ये वादा, इन लोग के तो वादा तोड़ना भी इन्हीं लोग से सीखिए, तुरंत तोड़ देता है। जो आपस में बांट दिया, इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। आगे देखिए, भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। आगे देखेंगे दोस्तों, 23 नवंबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। गांधी जी ने यह अनुभव किया कि इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होने के लिए ऐसा स्वर्ण अवसर उपलब्ध कराया है जो आगे 100 साल, आगे कितना साल दोस्तों, तो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि खिलाफत आंदोलन में अध्यक्ष के रूप में गांधी जी के चुन लिए, तो गांधी जी देखें कि यही मौका है, यही अवसर है कि हम हिंदू और मुस्लिम को क्या करें, एक कर दे। जो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था, मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग भेदभाव कर दिए थे, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लिया था अंग्रेज। तो गांधी जी ने सोचे कि यही सही मौका है कि खिलाफत आंदोलन में हम लोग हिंदू और मुस्लिम एक हो जाते हैं और 100 वर्षों के बाद प्राप्त हो सकता है। अगर ये मौका छोड़ देंगे तो फिर आने वाला फिर 100 साल के बाद ही प्राप्त नहीं होगा। वो गांधी जी का एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, सोचने वाले अच्छे थे। अब उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस की आस्था वहाँ कोई अर्थ ही ना रह जाएगा। यानी दोस्तों अर्थ यह हो गया कि अगर कोई मुसलमान खतरे में है
और हिंदू उसको साथ ही नहीं देगा तो फिर कांग्रेस का आस्था का कोई अर्थ नहीं है, आस्था का कोई मोल नहीं है। तो कांग्रेस यहाँ पास क्या किए थे, गांधी जी ने यहाँ क्या हिंदू मुस्लिम को एक किए थे और मुसलमानों को साथ भी दिए थे और खलीफा पद भी क्या किए थे, वो रद्द करवाए थे। समझ गए, तुर्की का विभाजन भी रद्द हुआ था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों असहयोग आंदोलन, और ये आखिरी देखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है और इसी बीच के दौरान यदि हम उल्टा शब्द बोल देते हैं या अब शब्द बोल देते हैं तो दोस्तों हमारे देश पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। हमारे देशवासियों के साथ बहुत भेदभाव, अनेक प्रकार की समस्याएं, वो समस्याएं से लड़ कर के हम लोग आज़ादी दिलाएं। तो हमारे देश की बात यदि आ जाती है तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं। बताइए, कोई अत्याचार करेगा यार, हम उसको बोलेंगे नहीं, ऐसा टॉपिक है तो मन तो करवे करता है, गरियाइए देते हैं 2-4 गो शब्द, समझ गए। अब अत्याचार करेगा तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, आप लोग के भी नहीं बर्दाश्त होगा, समझ गए। कोई अगर किसी के साथ अत्याचार होता हुआ आप देख रहे होंगे तो आप खुद नहीं बर्दाश्त करके बैठिएगा, समझ, कुछ न कुछ आप भी बोल दीजिएगा। हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 तक, ठीक है। 1920 से 22 में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी के दौरान असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिंग, समझ गए। असहयोग आंदोलन अहिंसक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा ये पहला चलाया गया जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन यह होता है दोस्तों कि अंग्रेजों का कोई सामान मत खरीदो, क्योंकि हमारे देश से अंग्रेजों सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आए थे और जितना ज़्यादा हो सके वो लूट के भी लेकर के गए, समझ गए। तो गांधी जी बोले कि आप यदि सहयोग ही मत कीजिए, असहयोग बन कीजिए, आप अहिंसा रूप से लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। यदि वो बिस्किट पैक करके देता आप बिस्किट खावे मत कीजिए, कहे कि मेरा मुरब्बा चल तो अपन तिलोड़ी, समझ गए। और दक्षिण भारत में वो बिस्किट पैक करके देते थे वो, और तो कहते ना हम इडली खाएंगे, ठोसा खाएंगे, समझ गए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किए कि अंग्रेज़ों को बहिष्कार करना शुरू कर दिए, अंग्रेज़ों को कपड़ा नहीं पहने। आइए ना सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने क्या कर दिया, न्यायालय जाना छोड़ दिया। जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों की भरपाई नहीं होती और स्वराज स्थापित नहीं होता, सरकार को असहयोग किया जाएगा। यानी कि जब तक कि पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचार की भरपाई जो नहीं हो जाती, जो अत्याचार किया था खिलाफत आंदोलन में वो पंजाब में अंग्रेज़ों ने, जब तक अंग्रेज़ ने उसका भरपाई नहीं कर देगा तब तक हम लोग, और उसके बाद जब तक फिर हम लोग क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन करते रहेंगे। और जब तक हमें स्वराज स्थापित नहीं कर देता, हमें स्वराज नहीं देता है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, असहयोग आंदोलन करते रहेंगे। लोगों से आग्रह किया, लोगों से क्या किया दोस्तों, लोगों से आग्रह किया कि वे सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और विधान मंडलों का बहिष्कार करें, और लोगों ने किया भी था। जब सरकारी यानी कि जो टीचर यदि हिंदुस्तानी टीचर आते थे पढ़ाने के लिए तो लोग बड़ा मन से, ध्यान से, लगन से पढ़ते थे, और जैसे गोरखा टीचर आ जाता था छिलल मुर्गा, बस वैसे भाग जाता था लड़कन उठ करके। सोचिए कितना बेइज्जती होता होगा वो गोरखा टीचरवा को, समझ रहे हैं कि नहीं। कि अब बताइए पढ़ाने आया, सब बच्चा ने उठ के भाग गया तो उसको बेइज्जती लगता होगा। फिर उसके बाद अदालतों यानी कि दोस्तों जब जज, वकील, तो
अगर जज हिंदुस्तानी रहता था तो लोग लड़ते थे, वकील लड़ते थे केस, और जब अंग्रेज रहता था भाग जाते थे, चलो चलो नहीं केस लड़तो। समझ गए। तो अदालतों और विधान मंडलों का बहिष्कार करे, विदेशी वस्त्रों का त्याग करे तथा हाथ से सूत काटकर और बुनकर खादी का इस्तेमाल करे। अंग्रेजी वस्त्र नहीं पहनना है। अब आज लोग खूब पहनते हैं फटल जीन्स। बुनकर खादी का इस्तेमाल करें। बाद में सरकारी नौकरी से इस्तीफा तथा कर चुकाने से इनकार करने को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। समझ गए। धीरे धीरे वो कर भी देना माना कर दिए, सारा चीज़ वो धीरे धीरे क्या कर दिए, वो अंग्रेज़ों की बात मानना भी बंद कर दिए। विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिया। अच्छा किया। नाई, यानी नाई किसको बोलते हैं दोस्तों, दाढ़ी काटने वाले को नाई बोलते हैं ना। तो अगर अंग्रेजी को कोई अंग्रेज आदमी आता था दाढ़ी उड़ी काटने, बाल बनाने, तो गांधी जी कहते कि कोई अगर ज़बरदस्ती बाल कटवाता है, कहता है, और फिर तुम कहेगा कि नहीं काटेंगे, अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा ऐसने को जो दो ससुर दल लीदर लगे देखिए में। समझ गए। धोबी अगर ज़बरदस्ती देता है अंग्रेज कपड़ा खींचने की, ससुरा फाड़ दो कपड़ा को खींचते समय, और ना है तो गधा से ससुरा कचर दो, भैंस से कचरवा दो कि कपड़ा बर्बाद हो जाए। समझ गए। इस प्रकार से इन्होंने ये काम किए, अंग्रेज़ों का काम करने से मना कर दिया। लोगों ने अंग्रेज़ों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिया। दुकानदार उसे बेचना क्या कर दिया, छोड़ दिया। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। दोस्तों ये आगे तक चलता ना, अगर हिंसा नहीं होता ना, तो रियलिटी बता देते हैं कि पक्का आज़ादी मिल जाता, लेकिन लोग हिंसा कर दिए, है कि नहीं। चलिए, दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।